हेलो एवरीवन, आज है 26 जून 2025। तो आज की हमारी द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहले एग्जाम 4 मिशन, जिसको पहले डिले कर दिया गया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब फिर से उसको लॉन्च किया गया, उसके बारे में। फिर दूसरा होगा भारत की जो दवा है ना, जो भी दवाएं बनाई जाती है भारत में, उसका जो टेस्टिंग की गई थी वो मतलब कि फेल हो चुकी है। उसमें ये पाया गया कि जो भारत में दवाई बनाई जाती है वो सही नहीं, मतलब जो भी उनके लिए पैरामीटर्स क्राइटेरिया होते हैं वो उनको फुलफ़िल नहीं करती हैं। इसके बाद आपातकालीन के आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में देखेंगे। और ईरान इजराइल युद्ध के बारे में अपडेट्स आई हैं, वो हम देखेंगे। तो हमारी पहली न्यूज़ है इंडियन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस आफ्टर 41 ईयर गैप ऑन मिशन टू ISS। तो जो इसमें शुभांशु शुक्ला जो कि भारत के एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने एग्जाम 4 मिशन में उन्हें मतलब अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला, और ये मौका 41 ईयर्स के बाद मिला है। जो ग्रुप के कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, वो भारत के हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन के तहत 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, नासा का जो सेंटर है वहाँ से गए हैं। फ्लोरिडा से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर इन्होंने उड़ान भरी है। तो रॉकेट कौन सा था? SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट। अब इस मिशन के बारे में हम देखते हैं। ये 25 जून को लॉन्च किया गया है नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, और इस पर जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसका यूज़ किया गया है। ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरा था, और जहां पर चालक दल 26 जून 2025 को दोपहर IST पर डॉकिंग के बाद लगभग 14 दिन बताएगा। मतलब टोटल ये 14 डेज़ का मिशन है, जिसमें भारत के एक एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। इसमें कौन कौन है? कमांडर हैं पैगी व्हिटसन, जो कि पहले मतलब पूर्व रह चुके नासा अंतरिक्ष यात्री, अमेरिका के हैं। पायलट है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, भारत के हैं, भारतीय वायुसेना में मतलब ये काम करते हैं। मिशन विशेषक हैं जो मिशन के एक्सपर्ट हैं स्लावोस उजनास्की विसिनवस्की, तो ये पोलैंड के हैं। मिशन के जो एक और यहाँ पर एक्सपर्ट हैं टिबोर कपू, हंगरी के। ये मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी, इनके लिए 40 प्लस मतलब 40 से भी ज़्यादा साल बाद अंतरिक्ष में जाने का एक मौका मिला है। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। देखिए, ये हैं भारत के शुभांशु शुक्ला। इस मिशन के उद्देश्य क्या क्या हैं? ये वहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा 60 से भी ज़्यादा, जिसमें से 7 भारत द्वारा प्रयोजित किए गए हैं। मतलब 7 भारत के द्वारा इन मतलब वैज्ञानिक प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स को किया जाएगा। भारतीय प्रयोगों में माइक्रोग्रेविटी होगी, उसमें 6 प्रकार के बीज, जिसमें मूंग और सूरजमुखी पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। जीव विज्ञान से संबंधित अनुसंधान शामिल होंगे। अभी ये इसके जब ये 14 दिनों का मिशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद और भी जो अपडेट्स आएंगी, फिर हम देखेंगे कि कितने इसमें जो एक्सपेरिमेंट है भारत के द्वारा कितने सफल हो पाए हैं, कितने नहीं। तो ये हम आगे डिटेल में करेंगे। तो मिशन का लक्ष्य क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान करना, तकनीकी प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये सभी मिशन के उद्देश्य। इसका महत्व क्या है? भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो भारत को 41 साल बाद ऐसा मौका मिला है कि भारतीय एस्ट्रोनॉट कोई ISS में गया है, तो इसीलिए ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1984 में राकेश शर्मा गए थे पहली बार, जो पहला सरकारी मानव अंतरिक्ष मिशन है उसमें। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय जो ISS पर पहुंचे हैं। इसरो ने मिशन के लिए 550 करोड़ रुपए दिए हैं, 59 मिलियन डॉलर दिए हैं, उसका भुगतान किया, जो कि गगनयान मिशन के लिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, और जो भी इंफॉर्मेशन डेटा हमें चाहिए वो मिल सकती हैं। भारत के महत्वाकांक्षी जो अंतरिक्ष कार्यक्रम उसका एक हिस्सा है, क्योंकि अब जो शुभांशु शुक्ला गए हैं वहाँ पर उनके अपने एक्सपीरियंस होंगे, वो आकर भारत में बाकी जो इसरो के साथ शेयर करेंगे, फिर उन्हें बताएंगे कि इसमें मतलब हमें जो गगनयान मिशन है उसमें हमें क्या क्या और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनमें क्या क्या और चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या कुछ एडिशन करना है। तो ये सभी जानकारी हमें इससे मिलेगी। 2035 तक स्वदेश अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की एक भारत की जो टारगेट है, और 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन
तो इन सभी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, मतलब इन सभी के लॉन्च करने का अनुभव अभी से मिल जाएगा। उसके बाद तकनीकी जानकारी इसकी क्या है, मतलब टेक्निकल, इसमें जो रॉकेट है वो SpaceX Falcon 9 रॉकेट है। इसका समय लगभग 14 दिनों तक ये वहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे। डॉकिंग 26 जून 2025 को हुई थी और इनकी वापसी होगी जुलाई 2025 में। क्रू ड्रैगन कैप्सूल के ज़रिए समुद्र में इनकी लैंडिंग की जाएगी। अब देखिए भारत के लिए क्या खास बातें हैं। शुभांशु शुक्ला जो कि भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं, इसरो और नासा के सहयोग में इन्होंने वहाँ से मतलब ट्रेनिंग ली है। यह मिशन भारत के गगनयान कार्यक्रम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रहा है। शुक्ला ने उड़ान के बाद कहा कि भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है। तिरंगा मेरे कंधे पर है और मैं इसे गर्व के साथ ले जा रहा हूँ। तो ये उनका कहना था। अब देखिए ये हो गया मिशन के बारे में। अब हम देखते हैं जो रिपोर्ट्स आई हैं, मतलब जो रिपोर्ट आई है कि भारत में की जो दवाई हैं वो कितनी ज़्यादा सही बन रही हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी हैं और कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदायक है। केमोथेरेपी ड्रग्स मेड बाय इंडियन कंपनीज फेल क्वालिटी टेस्ट, मतलब जो क्वालिटी टेस्ट किया गया उसमें जो इंडियन कंपनीज ने केमोथेरेपी ड्रग्स दवाइयाँ बनाई थी वो फेल हो चुकी हैं। भारतीय कंपनी द्वारा जो भी कीमोथेरेपी दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में मतलब फेल रही हैं, जिससे कैंसर रोगियों के लिए अप्रभावी उपचार का जोखिम बढ़ गया है। मतलब कैंसर के जो रोगी हैं उनके लिए इनका रिस्क और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 100 से अधिक देशों में इन दवाओं ने गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया है। जो भी टेस्टिंग की गई उसमें कैंसर दवाओं में से लगभग 5वां हिस्सा गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहा है, जिसमें 17 निर्माताओं में से 16 भारत में स्थित है। मतलब 17 जो बनाने वाली कंपनीज थी उसमें 16 कंपनीज भारत में इस्टेब्लिश हैं और 16 की 16 कंपनियों का जो टेस्टिंग की गई थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है जो कि इनकी टेस्टिंग करता है, उन्होंने बताया कि पैरासीटामोल, पेंडी, टेलिमसॉर्टन और एंटीबायोटिक्स की गुणवत्ता परीक्षण में भी विफल रही हैं। मतलब उनकी जब टेस्टिंग की गई तो वो भी फेल हो चुकी हैं। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनके सैंपल भी बार बार मानकों पर नहीं खरे उतरे हैं। जो भी पैरामीटर्स चेक किए गए उन पर पूरी तरह से वो नहीं खरे उतर पाए, जिसमें बुखार, डायबिटीज़ और उच्च रक्तचाप की, मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसकी दवाएं शामिल हैं। तो उनकी जब टेस्टिंग की गई तो ये पाया गया कि ये दवाइयां हैं अपने पैरामीटर्स पर पूरी तरह से नहीं बन पा रही, मतलब कि इनके जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रही। इसमें सन फार्मा ये कंपनीज हैं, टोरेंट फार्मा, एल्केम लैबोरेटरीज ने दावा किया कि विफल दवाएं नकली थी। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो दवाएं मतलब जिनकी टेस्टिंग की गई वो नकली थी, उनके द्वारा निर्मित नहीं की गई। तो ये कंपनीज ने अब मना कर दिया है कि हमने वो दवाइयाँ नहीं बनाई हैं। CDSCO और राज्य दवा नियंत्रकों ने गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी कड़े कदम उठाने की बात की है, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है और उत्पादन रोकना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी दवाइयाँ इन क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाएंगी तो उन भी कंपनीज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और उत्पादन को रोक दिया जाएगा। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले तो कच्चे माल की टेस्टिंग की जाती है। जो भी दवाइयों में कच्चा माल यूज़ होता है जैसे कि API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और अन्य सहायक सामग्री, उनकी शुद्धता को, गुणवत्ता को, प्रामाणिकता की पूरी तरह टेस्टिंग की जाती है और फिर ये सुनिश्चित किया जाता है कि आपूर्तिकर्ता जो है विश्वसनीय हो। सामग्री भारतीय फार्माकोपिया या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक USP BP के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा प्रक्रिया के दौरान नियंत्रण कर दिया जाता है। जब दवाई बन रही होती है, प्रोसेस होता है, उस समय पर मिश्रण, दबाव, कोटिंग आदि की गुणवत्ता की पूरी तरह जानकारी मतलब जांच की जाती है। मशीन उपकरणों का नियमित अंशांकन, सत्यापन यानी कि वैलिडेशन किया जाता है कि मशीनें जो उपकरण वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। पर्यावरणीय नियंत्रण जैसे कि साफ कमरों का यूज़ किया जाना, तापमान, नमी नियंत्रण, सभी कुछ सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। लास्ट में जब दवा बन जाती है उसकी शुद्धता, शक्ति, घुलनशीलता, स्थिरता, इन सभी का चेक किया जाता है।
बैच दर बैच स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रैंडम स्पेलिंग ली जाती है। मतलब जब दवाइयाँ ढेर सारी बन जाती है, ये मान लीजिए इतनी सारी दवाई, उसमें कोई भी एक सैंपल उठाकर उसकी टेस्टिंग की जाएगी। माइक्रोबियल प्रदूषण और अन्य अशुद्धियों की जांच के लिए टेस्ट किए जाते हैं। तो ये सभी प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। दस्तावेजीकरण और अनुपालन, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन इसकी अच्छे से हो। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन करना जरूरी होगा, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDSCO द्वारा निर्धारित किया गया है। हर एक बैच का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, इसमें निर्माण प्रक्रिया क्या थी, परीक्षण परिणाम क्या निकले, और जो भी आपूर्ति श्रृंखला उसका पूरी तरह से इसमें विस्तार से वर्णन किया जाता है। ऑडिट किया जाता है। निरीक्षण के लिए नियामक प्राधिकरण जैसे कि CDSCO, FDA, इनके साथ सहयोग करके इनकी पूरी प्रक्रिया जांच की जाती है। नमूना आधारित परीक्षण और निगरानी की जाती है। जो दवा नियंत्रक नियमित रूप से बाजार से दवाओं के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं, जो बाज़ार में सप्लाई की जाती है, उसकी जांच होती है और फिर उससे पता चलता है कि ये दवाइयाँ सही में सही हैं या नहीं हैं। नकली दवाइयों की रोकथाम, नकली दवाई जैसे कि उसको रोकने के लिए बार कोडिंग किया जाता है, होलोग्राम, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, इन सभी को लागू किया जाता है। इसके अलावा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, कर्मचारियों को नियमित रूप से GMP गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षित किया जाता है। आधुनिक तकनीकों और उपकरणों के उपयोग के लिए तकनीकी विशेषता बढ़ाई जाती है। सुधार के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? इसके लिए जो भी CDSCO के द्वारा, राज्य नियामकों के द्वारा अधिक बार और कड़े निरीक्षण किए जा सकते हैं। उनके द्वारा जो भी उनके कानून या जो भी क्राइटेरिया किया जाता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी कर देना चाहिए। छोटी कंपनियों के लिए तकनीकी वित्तीय सहायता दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक, उनके अनुपालन को जरूरी, मतलब उनको फॉलो करना जरूरी करना चाहिए। नकली दवाइयों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। तो इन सभी से ये जो दवाई बनाने का प्रोसेस है उनको सही में कंट्रोल किया जा सकता है और अच्छी दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। आज देखिए हमारी तीसरी न्यूज़ है, कैबिनेट पासिस रेजोल्यूशन टू मार्क 50 ईयर्स ऑफ एमरजेंसी। मतलब आज एमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट ने एक जो प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन्होंने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का नाम दिया है। मतलब उन्होंने कहा कि जब एमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, तब जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी। ये जो बैठक की गई है, ये 1975 में जो आपातकाल के बात, मतलब उसको लेकर प्रस्ताव पारित करने के लिए ये बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी। अब देखिए 1975 में एमरजेंसी आखिर क्यों लगाई गई थी, ये सवाल उठता है। तो एमरजेंसी लगाने के कारण इंदिरा गांधी के द्वारा मतलब बताए जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी उस समय पर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में मूवमेंट चल रही थी, जैसे कि गुजरात, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, उससे इंदिरा गांधी का कहना है कि जो आंतरिक सिचुएशन थी भारत की, वो बिगड़ती जा रही थी। मतलब भारत को पूरी तरह से वो जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब भारत की जो सरकार थी, उसको मतलब इन पूरे जितने भी दंगे फसाद हो रहे थे उनको संभाल नहीं पा रही थी। तो ये इनके द्वारा मतलब कि कहा गया, इनके द्वारा लॉजिक दिए गए थे कि ये सभी कारण थे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज में लोग दखल देने लगे थे, जैसे कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं, JP जो हैं, उसके अलावा और भी जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, तो इन सभी के द्वारा मतलब ये इनका कहना है कि इन सभी के द्वारा सरकार के कामों में हस्तक्षेप किया जा रहा था। और जब एमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। मतलब पूरा भारत एक तरह से इंदिरा गांधी के इशारों पर चल रहा था। यहाँ तक कि मीडिया, जिसको हम अपनी जो हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक, हम 4th पिलर कहते हैं उसको, मीडिया को, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही लोगों तक कोई भी जानकारी पहुंचाई जा सकती है। उस तक मतलब मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी और मीडिया को भी अपने इशारों पर नचा रही थी उस समय पर इंदिरा गांधी। तो उनके द्वारा जो भी मतलब एमरजेंसी लगाई गई, उनके काफ़ी इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। बहुत बुरे इम्पैक्ट भी देखे गए हैं, लेकिन उसमें एक चीज़, उसके बाद एक चीज़ अच्छी भी कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट के दौरान कुछ ऐसे प्रावधानों को जोड़ा गया जो कि आज के समय पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़रूरी है, मतलब उनका जोड़े जाना बिल्कुल सही था।
तो इसी तरह काफ़ी चेंजेस भी किए गए, लेकिन उस समय पर जो 21 महीने की ये एमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उस समय लोगों का एक तरह से फिर से शोषण उत्पीड़न होना शुरू हो गया था। उनकी बोलने की आज़ादी खो ली गई, मतलब उन्होंने छीन ली थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जितने भी आर्टिकल आते हैं मौलिक अधिकार, उन सभी को निलंबित कर दिया गया था इमरजेंसी के टाइम 1975 में। तो अब इनके जो इम्पैक्ट हैं, इम्पैक्ट को पर हम नज़र डालते हैं, इससे हमें और पता चलेगा कि आखिर इनके रीज़न क्या थे, ये सब कुछ क्या इफ़ेक्ट पड़े, लोग इनके बारे में, मतलब एमरजेंसी के बारे में लोगों का क्या सोचना था। तो सबसे पहले तो जो मौलिक अधिकार थे उनका निलंबन किया गया, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते थे, सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली गई थी, निलंबित कर दिए गए थे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने से सरकार को बहुत अधिकार मिल चुके थे। सरकार किसी को भी नज़रबंद कर रही थी, सरकार किसी को भी जेल में डाल रही थी, किसी की भी हत्या की जा रही थी। तो ये सभी उस समय पर पूरे ये जो गतिविधियाँ मतलब एक्टिविटीज़ की जा रही थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, समाचार पत्र मीडिया पर कड़ा नियंत्रण रखा गया था और ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया गया कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर या मीडिया कोई भी न्यूज़ दिखाना चाहता है, कुछ भी लोगों तक अपनी जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले सरकार के द्वारा उसको चेक किया जाएगा कि वो सरकार के खिलाफ तो नहीं है। तो इसी तरह अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी उस समय पर। प्रेस की जो आज़ादी थी, स्वतंत्रता, उसको दबाया गया और समाचारों को सेंसर कर दिया गया था। विपक्ष का दमन हो रहा था। विपक्षी नेता, जिसमें जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इनको अरेस्ट कर लिया गया। हज़ारों कार्यकर्ता को मीसा के तहत जेल में डाला गया था। मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत अगर इंटरनल कोई भी भारत में आंतरिक अशांति फैलती है, तो उसको जो भी फैलाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया गया। संवैधानिक संशोधन किया गया था। सबसे पहले 42वां संशोधन पारित किया गया, जिसने संसद की शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। इंदिरा गांधी ने उस समय पर एक ऐसी अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या है कि संसद की जो शक्तियां वो बढ़ाई गई और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको कमज़ोर कर दिया गया था। मतलब ऐसा प्रावधान किया गया कि जो न्यायपालिका है उसको संसद के फैसलों से दूर रखा गया। लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसको एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव पड़े थे। नसबंदी अभियान चले थे उस समय पर। लोगों का स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा था, ज़बरदस्ती उन्हें लालच देकर। यहाँ तक कि 16 से 40 साल तक के जो भी पुरुष और जो भी महिलाएं थी, उनकी नसबंदी की जा रही थी। जैसे कि ये नसबंदी भी सही तरीके से नहीं हो रही थी, मतलब कि बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए ऐसे किसी को भी पकड़ के नसबंदी की जा रही थी। और इसका कारण ये बताया जा रहा था कि जनसंख्या को कंट्रोल करना। नागरिकता स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। नागरिकों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, सभा, उस पर प्रतिबंध लगाए गए। सामाजिक स्वतंत्रता पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आम जनता में भय, आम जनता में काफ़ी डर का माहौल बढ़ चुका था। दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही थी, लोगों में डर का माहौल था। सामाजिक एकजुटता को प्रभावित किया जा रहा था कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कोई अभियान ना करें, कोई सभा ना कर पाएँ, सरकार के खिलाफ बोल ना पाए। तो ये सभी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। आर्थिक प्रभाव, जैसे कि जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। सरकार ने आर्थिक अनुशासन पर जोर दिया और रेलवे, सरकारी सेवाओं में कुछ सुधार देखा गया, लेकिन सुधार तानाशाही शैली में लागू किया गया था। मतलब कि सुधार भी तानाशाही तरीके से हो रहे थे। शहरी सौंदर्यीकरण, गरीबों पर प्रभाव। दिल्ली जैसे शहरों में स्लम उन्मूलन और सौंदर्यीकरण के नाम पर हज़ारों झुग्गी झोंपड़ियों को हटाया गया। मतलब काफ़ी लोगों की जो रहने की जगह थी उनको मतलब कि बर्बाद कर दिया गया। गरीबी को भारी नुकसान हुआ उससे। उद्योगों पर पूरी तरह से सरकार ने अपना कंट्रोल कर लिया, निजी क्षेत्र पर। और जो सरकारी क्षेत्र तो सरकार के अंडर था, लेकिन प्राइवेट जो भी कंपनीज थी, जो भी प्राइवेट बिजनेस थे, उनको भी अपने अंडर में कर लिया था। सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखे जा सकते। लोकतंत्र के प्रति लोगों में जागरूकता आई थी। आपातकाल ने लोगों में
लोकतांत्रिक मूल्य स्वतंत्रता के महत्व को जागरूकता बढ़ाई। 1977 के जो चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी जिनमें इलेक्शन लड़ रही थी, वो उनमें उनको काफ़ी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मीडिया और साहित्य लेखक जो थे उस समय पर, पत्रकार, बुद्धिजीवी, उनको प्रेरित किया गया कि लोकतंत्र स्वतंत्रता के लिए और अधिक मुखर हो। कई साहित्यिक रचनाएं रची गई, लेख इसी दौर की आलोचना भी करते हैं। तो ऐसे बहुत से हमें एडिटोरियल देखने को मिलते हैं जो कि 1975 की जो इमरजेंसी है उसको दमनकारी नीतियों बताते हैं। विश्वास का संकट था, सरकार संस्था पर जनता का भरोसा खत्म होता जा रहा था, क्योंकि लोगों ने आपातकाल को सत्ता के दुरुपयोग के रूप में देख लिया था। एक ऐसा लोगों के मन में ये डर था कि अब जो शासन है, जो राजाओं महाराजों का शासन होता था, बिल्कुल वैसी सिचुएशन बन चुकी है। ब्रिटिश जो लोग आए थे भारत में, उस समय की सिचुएशन से काफ़ी मिलती जुलती थी, क्योंकि सरकार अपनी मनमर्जी कर रही थी। सरकार को जो एक्ट पारित करने थे वो किए जा रही थी, लोगों को किसी भी तरह से अरेस्ट करना, किसी भी तरह से उनकी हत्या करवाना, तो ये सभी काम उस समय पर हो रहे थे। तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल था और लोग ये मान रहे थे कि अब हमारा जो ये सत्ता में जो हमने इंदिरा गांधी को जो हमने सत्ता दी है उसका ये गलत यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक कुछ लंबे समय के प्रभाव देखे जा सकते। लोकतंत्र की काफ़ी मजबूती हुई, ऐसे अमेंडमेंट की गई संविधान में जिसके तहत जो जनता है उनको जागरूकता उन तक लोगों को पता चल सके अपने अधिकारों के बारे में। संवैधानिक सुधार किए गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जिसने आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया को और ज़्यादा सख्त कर दिया था। राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव किए गए। गैर कांग्रेसी दलों को मजबूत किया। क्षेत्रीय दलों के जो उदय था उसको प्रोत्साहन किया गया। तो ये सभी चेंजेस समय पर देखे जाते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है अभी भी, लेकिन उसमें एक ये भी न्यूज़ आई थी कि सीज़ फायर की बात की गई है, लेकिन सीज़ फायर के बाद फिर से इन दोनों के द्वारा एक दूसरे पर अटैक किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 दिनों के संघर्ष के बाद पूर्ण और संपूर्ण के रूप में इसको वर्णित किया है। मध्य पूर्व में दीर्घकालिक शांति की उम्मीद जगाई है। जो ट्रंप कहते हैं कि अब सीज़ फायर हो सकता है। अब कितना होगा कितना नहीं ये हम फिर देखेंगे, आने वाले समय पर हमें जो भी अपडेट मिलेगी। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां देखने को मिलती है। युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। जो मध्य पूर्व में तनाव देखे जा रहे हैं उसमें युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद ही दोनों पक्षों ने फिर से एक दूसरे पर अटैक करने शुरू किए। ईरान ने कतर में अमेरिकी अड्डों पर अटैक कर दिया। इजराइल ने तेहरान में जवाबी कार्रवाई की। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने सेना को ईरान के सरकारी ठिकानों पर हमले करने की खुली छूट दे दी कि जो ईरान के सरकारी ठिकाने उस पर आप अटैक करो। क्षेत्रीय तनाव बढ़ते नजर आ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल पर आक्रामकता का आरोप लगाया है। इजराइल का जो नेतन्याहू उन्होंने ईरान के नेतृत्व में बदलाव की मांग की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल की तुलना हिटलर से की है। तो जो काफ़ी देश इजराइल की निंदा आलोचना भी कर रहे हैं कि जो इजराइल है वो हिटलर के समान है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक और मानवीय नुकसान भी हो रहे हैं। संघर्ष में ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें उनके जो वैज्ञानिक मारे गए, 600 से ज़्यादा लोग मारे गए वहाँ के सिटीज़न। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या का भी काफ़ी ज़्यादा मानवीय नुकसान देखने को मिल रहा है। इजराइल में भी लोग मारे गए 25 से ज़्यादा, काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं। भारत का 3.6 लाख करोड़ का व्यापार जो है वो खतरे में, और तेल की जो कीमतें वहाँ पर काफ़ी महंगाई बढ़ने को महंगाई देखी जा रही है। तो ये सभी इम्पैक्ट हैं जो भी इजराइल ईरान के युद्ध है। इसके अलावा और भी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जो वैश्विक बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ईरान ने अपने जो तेल की जो भी निर्यात था उसको बंद कर दिया गया है। भारत ने फिर अपना जो तेल आयात है रूस और अमेरिका के साथ बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो एकदम से भारत में भी हो सकता है जो कीमतें हैं, तेल की कीमतें वो बढ़ती नज़र आएंगी। इसके बाद और क्या हो सकता है ये हम आने वाले समय पर देखेंगे, युद्ध विराम होता है या नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।